तो जीके की खान राजस्थान की शान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति पढ़ेंगे और पूरी संपूर्ण महामैराथन। इसके लिए हम एक बुक को रेफरेंस में ले रहे हैं। बुक का नाम आपने देख लिया है, ईशा बढ़िया बहुत है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इस सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर, इसका किसका कार्य था? तो ये देखिए स्टेन का था और इसमें प्रश्न पूछा गया है। सरस्वती को द्वैती नदी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन आर्यों की बस्तियों की शरण स्थली रही थी। ऑरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध सरस्वती नदी मानकर ही सर्वेक्षण एवं उत्कंठा से आए थे। ठीक है, ओल्थम के मत के अनुसार ही इस नदी को, देखिए सारांश तो यही है कि ओल्थम ने गग्गर नदी को सरस्वती नदी की तुलना की है। बस ठीक है, रेगिस्तान में खो गई थी और खोज प्रकाश निराला था। ठीक है, उसके बाद में देखिए दी जियोग्राफिकल जर्नल्स में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ साइट्स लॉन्ग्स दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किससे संबंधित है? तो और स्टेज से। नीचे का एक सवाल दे रखा है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए, खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया था। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो गग्गर नदी। इसको कौन सी नदी कहते हैं? तो द्वैती नदी। ध्यान रखना, इसको नट नदी भी कहा जाता है, नट नदी। इसको मर्त नदी भी कहा जाता है, मर्त नदी। इसको गग्गर भी कहा जाता है, गग्गर। यहाँ पर नीचे देखिए स्पष्टीकरण में दे रखा है, कालीबंगा यहाँ सरस्वती व द्वैती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप गग्गर नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो सर कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे स्थित है। आहड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता है। आहड़ नदी या आयन नदी जो है ना, उसके किनारे आहड़ सभ्यता गिलोंड राजसमंद में है, ठीक है। नीचे देखिए, प्राचीन सभ्यताओं का कौन सा स्थल गग्गर नदी घाटी के केंद्र में विकसित है? तो कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां। बैराड जयपुर में है। गिलुंड राजसमंद में। ध्यान रखना, गिलुंड राजसमंद। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से 1950-51 में कालीबंगा की पहचान किसने की? तो ए घोष। ए घोष का मतलब यहाँ पर अमलानंदन घोष। ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मुख्यालय में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1950-51 में अमलानंदन घोष ने तथा इसका उत्खनन 61 में बीबी लाल व बीके थापर। ध्यान रखना, देखिए एक घोष, बीबी लाल और बीके थापर। बस बीके थापर, इन महान व्यक्तियों का नाम ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बदलता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन में कभी भी समृद्ध नहीं रहा? तो देखिए, अमलानंदन घोष थे, बीबी लाल थे, बीके थापर थे, के एनपुरी इसमें नहीं थे। ठीक है, कि एनपुरी का नाम है केदारनाथपुरी, जो कि इससे संबंधित नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है सर अमलानंदन घोष को जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी
सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सर कालीबंगा रोपड़ पंजाब में है। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? देखिए दक्षिण पश्चिम। हमने स्पष्टीकरण पढ़ा था यहाँ पे, ये देखिए इस स्पष्टीकरण में हमने आपको कहा था कि इसको याद रखना, इसका मुख्यालय हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में। और यहाँ पर इन्होंने प्रश्न भी पूछ लिया था जेल प्रेरी एग्जाम में। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। उसके पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया था। ठीक है, राजस्थान में सभ्यताओं के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? ध्यान रखना, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। अब हम आगे थोड़ा इसका स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान दो विभिन्न काल की सभ्यता प्राप्त हुई है। पहला भाग 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व का था। दूसरा भाग 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईसा पूर्व मानी गई है। यहाँ से एक दुर्ग, जुते हुए खेत, सड़कें, बस्ती, गोल कुआं, नालियाँ, मकान, धनी लोगों के आवेशों के अवशेष तो प्राप्त हुए ही हैं। उसके बाद में पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल में जुते हुए खेत, देखिए जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। कालीबंगा में 7 अग्निकुंड मिले हैं। ध्यान रखना, अग्नि वेदिकाओं का अर्थ होता है अग्निकुंड। यहाँ पर 7 अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो दक्षिण पूर्व में मिला है। ये हमने यहाँ पढ़ लिया था, दक्षिण पूर्व में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? तो प्राक हड़प्पा कालीन युगीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा में। कितने अग्निकुंड थे? तो सर 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था सर कालीबंगा क्षेत्र से कितनी वेदिकाएं मिली थी? तो हमने पिछले 7 निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था सर। इतिहासवेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो सर जौ के। देखिए ये लोग जो है वो चावल से अनभिज्ञ थे। चावल इनके पास नहीं था। चावल हमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ का प्रयोग करते थे। चना और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से बने थे। चबूतरे जो थे वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। उसके बाद कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियां और कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर एक और छेद किए गए हैं। किवाड़, मुद्रा, व्याघ्र एकमात्र ऐसी स्थल पर मिला है जहां यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पर अवशेषों के संरक्षण के लिए एक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। ध्यान रखना, इस संग्रहालय की स्थापना 1985 में की गई थी। 84-85 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, दोहरी रक्षा क्या है? प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो सर कालीबंगा से। दोहरी रक्षा यानी प्राचीर यानी दीवार, दुर्ग। हरियाणा की रामगढ़ी में, देखिए हरियाणा में राखी गढ़ी एवं गुजरात के धोलावीरा के बाद राजस्थान की कालीबंगा देश की सबसे बड़ी पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है और बड़े अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता है। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवारों से परिष्कृत से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी सैन्य स्थल पर नहीं मिला है। इस कारण
नहीं मिला है। इस काल के लोगों ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंदर अपने आवासों का निर्माण करवाया था। इस रक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने का प्रमाण मिला है। रक्षा प्राचीर के अंदर एवं बाहर दोनों और मिट्टी का लेप मिलता है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित हुए स्मारक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए, हमने पढ़ा है 2 प्राचीर दीवानें थी, तो कालीबंगा में ही होगा। इसका आंसर है सर कालीबंगा। ठीक है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल पर मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर जामिक डिजाइन बनाई जाती थी? तो सर ये कालीबंगा में। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मर्द भांडों को उनके आकार, बनावट, मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया था। अलंकरण के कारण लाल धरातल पर काले रंग का जामित्य पशु पक्षी का चित्रण बहुत से मिलता है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो सर कोटदीजी। ध्यान रखना, कोटदीगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोटदीगी सभ्यता का संबंध हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से है और कहाँ पर है सर? तो ये है सर पाक में। ठीक है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सर आहट सभ्यता को ताम्रवती नगरी को कहा जाता है और ताम्रवती नगरी की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ध्यान रखना, जननी तो गणेश्वर और नगरी आहट। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन काले एवं लाल रंग के मर्दभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल का ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। ध्यान रखना, ब्लैक एंड रेड वेयर का संबंध किससे है? तो आहड़ सभ्यता से है। एक सवाल और पूछा जाएगा कि बनास संस्कृति का संबंध किससे है? तो आहड़ सभ्यता से। बोलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित होता है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आहड़पुर और आगाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। इसे धूलकोट कहा जाता है। ध्यान रखना, स्थानीय भाषा, स्थानीय जो लोग हैं वो इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। वैसे आगाटपुर या आगाटपुर कहा जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? तो सर आहड़ को धूलकोट कहा जाता है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो सर आहड़पुर भी कहा जाता है, आगाटपुर भी कहा जाता है, लेकिन आहड़पुर नहीं था, वो आगाटपुर था, तो ये राइट होगा। ठीक है, प्रोफेसर एच.डी. साकलिया के नेतृत्व में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ वह थी आहड़। ठीक है, जिसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल ने 54 में इसका उत्खनन किया। उसके बाद में हंसमुख धीरजलाल साकलिया यानी एच.डी. साकलिया ने 1961-62 में इसका उत्खनन का कार्य किया था। 2 कालखंडों में बांटा था। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड लोहयुगीन सभ्यताओं के द्योतक थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आहड़ का उत्खनन केंद्र। देखिए, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो सर एच.डी. साकलिया साहब के नेतृत्व में। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में इन्होंने खोजा था। आहड़ सभ्यता स्थित है सर बनास नदी के किनारे। अब आप सब बनास नदी तो ना, वो तो आहड़ नदी है, तो आहड़ नदी आगे बनास नदी में जाके मिलती है ना मेरे भाई। ठीक है, उदयपुर में 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के पास आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। पूरा स्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। ताम्रपाषाण युग के राजस्थान में बनास संस्कृति। देखिए, मैंने आपको कहा था कि किस सभ्यता या किसके लिए कहा गया है बनास संस्कृति, तो ताम्रपाषाण काल में जो सभ्यताएं बनी उन्हें बनास संस्कृति के, जो ताम्रपाषाण काल में जो भी सभ्यताएं थी उन्हें बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? तो सर आहड़ उदयपुर में है।
बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? तो आहड़। निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो सर लोथल। ध्यान रखना। देखिए अब आप पूछोगे सर गिलून ये भी राजसमंद में है, ओजियाना भीलवाड़ा में, बालाथल उदयपुर में। ये तीनों क्षेत्र बनास नदी के किनारे हैं, इसलिए इनको बनास संस्कृति कहा जाता है, और ये नहीं है इसलिए इसे बनास संस्कृति का नहीं माना जाता। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से प्राप्त किए गए हैं। वे गांव है सर आहड़। यहाँ आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व प्राचीन गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का संस्कार 1900 से 1200 ईसा पूर्व माना है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो देखिए ये कोई डाउटफुल सवाल है, क्योंकि गेहूं और जौ का उत्पादन तो कालीबंगा वाले कर चुके थे। आहड़ चावल का उत्पादन आहड़ वालों ने ही किया था, तो अब बाजरा रह गया, लेकिन चूंकि भी प्रमाण कुछ मिलते नहीं हैं तो हम कह नहीं सकते। ठीक है। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। ये कौन सा कथन सही है? गणेश्वर का एक उत्खनन स्थल नहीं सर है, उत्खनन स्थल है। बेरहाट एक ग्राम संस्कृति केंद्र था, नहीं केंद्र तो था, केंद्र नहीं था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, नहीं काशी युगीन सभ्यता थी। ठीक है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय उसके अयस्क तांबे को गलाना, ताम्र वस्तु बनाना था। ठीक है। आहड़ ताम्र धातु कर्मी थे। आहड़ वासी जो थे वो तांबे का काम करते थे। यह ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलना और ताम्र वस्तुओं का बनाना था। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए तांबा गलाना जानते थे, ठीक है। चावल से परिचित नहीं थे भैया, चावल से परिचित थे भी, चावल से परिचित थे, एक तो ये हो गया। ठीक है। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। ठीक है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सफेद रंग से ज्यामिति आकृति किया करते थे। तो इसका सर देखिए पहला सही है, दूसरा सही, पहला तीसरा चौथा। ये चावल से जानकार थे, चावल को जान देते हैं। ठीक है। आहड़ के विषय में निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों के लिए मजबूत एवं शौर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्स के टुकड़े एवं जिप्सम की सम्मिश्रण का प्रयोग किया करते थे। तो देखिए इसका आंसर है तृतीय। ये नहीं है, देखिए गलत लिख दिया हमने। तृतीय मिट्टी एवं कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये बात सही है। बाकी ये जिप्सम का इनका प्रयोग नहीं करते थे। आहड़ के आवासीय भवन ईंटों से निर्मित थे। तांबे के उपकरण की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड थे जिसे घूरे एवं कोटे कहा जाता है। देखिए इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि बाद में एक सवाल आएगा, घूरे और कोटों की संस्कृति किसको कहा गया है? आहड़ संस्कृति को कहा जाता है। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों में ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले व लाल रंग के मर्दभांड कहा जाते थे। ठीक है। अब उससे आगे हम देखते हैं अनाज रखने के बड़े मर्दभांड कहा जाते थे। किस प्राचीन सभ्यता में स्थित है? तो सर आहड़ में। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थल से संबंधित नहीं है? तो सर चित्रित धूसर मंडदन, क्योंकि कृष्ण लोहित थे, ये थे चावल था। ठीक है। राजस्थान में लोह धातु की प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए? तो सर काले एवं लाल की मर्दभांड की संस्कृति। बी एंड आर।
ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता का ही है। इसमें लाल एवं काले मर्दमान वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद में आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो चांदी। ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। आहड़वासी चांदी से अनभिज्ञ थे। तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे, तो लोहे के तो जानकार थे ही थे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती थी? तो ये लेपिस लाजुली ईरान से संबंध बताती थी।